Okay, so today we will study this controversial amendments. Already we have studied about some amendments and the process, that is amendment through political consensus. हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अमेंडमेंट जो है वो करना जो पार्टी पावर में है उसके लिए भी अकेले करना मुश्किल है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। दोनों ही हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जब आप स्पेशल मेजॉरिटी होगा तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई फेडरल फीचर्स में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपको इसके अलावा हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स से भी परमिशन लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, तभी आप वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं असेंट के लिए। तो अमेंडमेंट जो है बिना पॉलिटिकल कॉन्सेंसस यानी सबकी सहमति के बिना करना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस कि यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी। तो ये हम देख चुके हैं और इसमें कुछ देख लेते हैं कि हाँ, मेनी ऑफ द अमेंडमेंट्स पोस्ट 1984 पीरियड आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड। मतलब देखिए, some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophy and aspirations of the society। कई जो है संविधान में हमें अमेंडमेंट करने पड़े थे उस समय की जो एक सोच थी लोगों की, जिस तरह के लोगों में विचार बन रहे थे, नए विचार पैदा हो रहे थे, उन चीज़ों को हमारे कानून में जगह देने के लिए भी संविधान में हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। जो लोगों की सोच, समाज की सोच, राजनीति की सोच बदल रही थी, उस बदलती सोच को जगह देने के लिए, जैसे देखिए कि गांधी की सोच थी ग्राम स्वराज की। ही बिलीव्ड इन विलेज रिपब्लिक्स, ही ड्रीम्ड, उनका सपना था इंडिया शुड बी अ कंट्री ऑफ विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस और विलेज रिपब्लिक्स। वो भारत एक गांव का देश बनाना चाहते थे, ऐसे गांव जहां स्वराज हो, जो आत्मनिर्भर हों। बट नेहरू का सोच थोड़ा अलग था। नेहरू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे। वो तीव्र औद्योगिक विकास में उनका विश्वास था। जहां गांधी मशीनों के खिलाफ थे, वहाँ नेहरू जो थे वो मशीनों के फेवर में थे। जब उन्होंने जो है डैम्स बनवाए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनवाए, तो उन्होंने कहा कि ये दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। डैम्स को उन्होंने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। तो उनकी सोच थी कि तेजी से इंडस्ट्री सेटअप किए जाए देश में, ताकि हम तेजी से डेवलपमेंट पा सकें। जबकि गांधी की सोच इससे अलग थी। गांधी मशीनों के खिलाफ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है, और मशीनें जो हैं वो लोगों का रोज़गार ले लेती थी, और मशीनों से शोषण भी होता है लोगों का। वो देख चुके थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो देख चुके थे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह मशीनों के लिए भारत का शोषण किया था। तो वो मशीनों के खिलाफ थे, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण के खिलाफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। लेकिन नेहरू की सोच अलग थी। तो इसी तरह बहुत से मामलों में नेहरू जी और आगे आने वाले जैसे प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी, उनकी सोच अलग थी नेहरू जी से। तो बहुत सारी बदलती सोच, बदलती नीतियां सरकार की, उनको जगह देने के लिए संविधान में भी बदलाव करना पड़ा। नेहरू जी ने जहां प्रोटेक्शन दिया था जमींदारों को, वही इंदिरा गांधी ने उनका प्रोटेक्शन छीन लिया, क्योंकि समय उस समय अलग थे, समय के हालात अलग थे। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि सम चेंजेस हैड टू बी मेड इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग, यानी उस समय जो मौजूद थे, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षा, इच्छाएं। तो जो समाज की आकांक्षाएं थी और जो राजनीति में लोगों की सोच थी, जो विचार थे, उसको
जगह देने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। मेनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द पोस्ट 1984 पीरियड आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस। और 1984 के बाद खास करके बहुत से जो बदलाव आए संविधान में, वो बदलती सोच का परिणाम। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, केसेस, ठीक है। तो रिमेंबर our question about the peculiarity that even when there were coalition governments, this period saw so many amendments. हमने देखा कि बाद में जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी थी, गठबंधन की सरकार बनने लगी थी, फिर भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए संविधान में। The reason is because many of these amendments were based on an evolving consensus on certain issues. क्योंकि समय के साथ बहुत से मुद्दों पर सभी की सोच बदल रही थी, और उसको लेके चूंकि सबकी सोच बदल रही थी, इसलिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। स्टार्टिंग विथ द एंटी डिफेक्शन, हाँ ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग विथ द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, दैट इज 52nd अमेंडमेंट। लिख लीजिए, हाँ 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट 1985 में ये हुआ था। 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जब दल बदल को माना गया कि नहीं ये गलत है, तो उसके खिलाफ संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। और 10th शेड्यूल, जिसमें कि दल बदल कानून से जुड़े हुए बातें लिखी हुई हैं, लिख लीजिए आगे 10th शेड्यूल, रोमन में 10th लिखिएगा। ठीक है, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल हो गया, जोड़ा गया। 10th शेड्यूल वाज एडेड। टाइम रुकता नहीं है, टाइम जो है ना आजकल एकदम भागा दौड़ी मचा हुआ है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, दिस पीरियड सॉ अ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस। तो राजनीति में बड़ा जो है उथल पुथल मचा हुआ था, उसके बावजूद इस पीरियड में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए 84 के बाद। जैसे टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल, डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, जब तेज डिस्टर्बेंस होता है उसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। लार्ज डिस्टर्बेंस, लार्ज स्केल डिस्टर्बेंस। मौसम सही हो गया, कम हो गया, पंखा की वजह से हो गया। हम ठंडा किए हुए हैं, कूलर चला के सुबह से फ्लैट को ठंडा किए हुए हैं पूरा। आप ही लोग के लिए किए हैं कि भाई गर्मी हो जाता है, फिर हमको भी क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स 52nd and 91st, these amendments include the 61st amendment bringing down the minimum age for voting from 21 to 18 years। देखिए लिखिए 61st अमेंडमेंट, सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है 61st अमेंडमेंट। हाँ, पूछा ही गया है कई बार। वोटिंग एज रिड्यूस्ड, मिनिमम वोटिंग एज
reduced from 21 to 18. To 18 years. महिलाओं के लिए अलग होता है एज वोटिंग का। 18 की 21 है। क्या क्या वोट 18 है ना, सबके लिए यूनिवर्सल वोटिंग है, उसमें थोड़े महिला पुरुष अलग है जी। बताइए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपको पढ़ाए हैं। अडल्ट कब होता है आदमी? आदमी कहेंगे, आदमी में महिला थोड़ा है। आदमी नहीं, अडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एडल्ट मतलब क्या हुआ? दोनों हो जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट का एज क्या हुआ? एडल्ट का एज शादी के लिए तो ऐसे 21 18। फिर शादी के लिए अडल्ट शब्द किसको कहा जाता है? जवान। जवान। एडल्ट होता है, अडल्ट का मतलब होता है जब आप अपने लिए जिम्मेदार हो गए, अब आप गार्जियन पे नहीं हैं। और अडल्ट जो है वो कहा जाता है जब 18 साल पार कर जाता है तो उसको अडल्ट कहा जाता है। मतलब कि 12 पास कर जाता है। 12th पास किए कि अभी 10वें में है कि छठा में, उससे मतलब थोड़े है। 12 के बाद जब बच्चा बड़ा चला जाता है तो फिर 12th के बाद हम 12th क्लास का ही मेंशन किए। हम क्या बोले आपको? 18 साल का एज। अब आप चाहे अनपढ़ हो या 18 में बीए कर लिए हो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, 18 ईयर्स हैज़ बिन फिक्स्ड, और इसीलिए आपको 18 ईयर्स के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। नाउ यू आर कंसिडर्ड अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। अडल्ट का मतलब होता है जिम्मेदार, माने मतलब नहीं है उसका, एक मतलब उसका समझिए कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि जो जिम्मेदार हो गया, अडल्ट हो गया वो। तो अडल्ट इज हु हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो नाउ ट्रेडिशनली ही इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स। उससे पहले माना जाता है आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपके गार्जियन को जिम्मेदार माना जाता है उससे पहले, तो उसको माइनर कहते हैं। जानिए, माइनर और मेजर कहा जाता है। ठीक है, तो कानून में शब्द है मेजर और माइनर। तो माइनर कहा जाता है जब आप 18 साल से कम हैं तो माइनर, तो आप माने जाते हैं डिपेंडेंट। आपके काम के लिए, आपके फैसलों के लिए आपके गार्जियन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन 18 साल के बाद अगर कोई काम कीजिएगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसीलिए 18 साल के बाद आप कोई अपराध किए तो आप पर एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अपराध का मुकदमा चलेगा। 18 साल से कम में क्राइम कीजिएगा तो आप जुबिनाइल, बालक माने जाएंगे, इसलिए आप पर बालक के तहत चलता है। लेकिन अब उसमें कड़ाई समाज ने कहा है कि नहीं, जो फांसी, जो मर्डर कर रहा है तो वो बच्चा समझने लायक नहीं है, उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। तो अब इस पे भी कोर्ट जो है उसको अडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, तो अब उसमें है, देखता है मौके पर कि किस तरह से। तो रेप करता है, रेप करने में उसको देखा जाता है कि ये रेप किस तरह का है, कहीं एक बड़े की तरह रेप किया है या सामान्य बालक की तरह किया है। ठीक है, उसमें केस का कंडीशंस देखा जाता है कि द नेचर ऑफ द क्राइम, वेदर ही हैज़ कमिटेड इट लाइक अ क्रिमिनल और ही हैज़ कमिटेड इट आउट ऑफ डिवायंस। ठीक है, तो वहाँ देखा जाता है अगर कोई क्रूर तरह से रेप। हाँ बिल्कुल वहीं थे। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, अब साल एग्जैक्टली, हाँ 12 ही था सर। हाँ हाँ 12 ही था सर। बुरी तरीका से देखिए, लड़का सब का नहीं था वो कांड, कांड कुछ था उसका, बहुत कुछ का कुछ हो गया था बाहर में। ठीक है, लड़का लोग कोई रेप वेप नहीं किया था। ठीक है, आप लोग टीवी में कुछ दिखाता है और कुछ लोग कुछ समझता है। कांड ये हुआ था कि एक लड़की थी जो शायद बिहार की ही थी। लड़की बिहार की नहीं थी, राजस्थान की थी। हाँ खैर, तो लड़की जो थी कि यूपी की थी, यूपी की थी शायद। वो
बता रहे हैं, सुनिए। वो वहाँ गई थी, पैरामेडिकल में वो पढ़ रही थी, यानी शायद नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर रही थी, और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए किसी शांत जगह पे गई हुई थी, थोड़ा सुनसान जगह था, ठीक है। वहाँ से लोग को लौटने में देर हो गया था, शाम का अंधेरा होने को आ रहा था, और वो चूँकि सुनसान जगह पे थे तो आउट ऑफ मतलब 5-6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद वहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, कम हो जाती थी। कहीं सुनसान जगह चला गया, सभी जगह से गाड़ी थोड़े मिलता रहता है। तो वहाँ ये लोग जब आ रहे थे, गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो एक बस आ रहा था प्राइवेट, उसको ये लोग हाथ दे दिए। वो बस एक्चुअली चलती थी बिरला स्कूल के लिए, तो वहाँ जैसे स्कूलों के लिए प्राइवेट बसें सब कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, समझ गए। वो बिरला स्कूल की बस थी प्राइवेट वालों के द्वारा, वो खाली बस आ रही थी, उसमें 3-4 सब स्टाफ और 1-2 ऐसे ही फालतू आदमी बैठा हुआ था, ठीक है। ये लोग हाथ दिए, फर्स्ट ईयर में थी शायद, और वो लड़का भी ऐसे ही कोई कोर्स में था या क्या था, कि डॉक्टर था शायद, पढ़ रहा था मतलब। तो हाथ दिए, बैठा लिया, ये लोग पीछे जाके बैठ गए। अब पीछे लोग बस में भी रोमांस चालू किए हुए, समझ गए। तो बस में ये लोग भी पीछे बैठ के रोमांस कर रहा है। अब यहाँ से ये लोग जो है अपना नोट कर रहा है, उस सब का एक्टिविटी देख रहा है कि पीछे बस में बैठ के कुछ कुछ ऐसे कर रहा है। तब ये लोग का ड्रिंक विंक किए होगा 1-2 को, और 1-2 को लगा कि बहुत लड़की नाटक कर रही है, लड़का को भी पिटा उटा, अब फिर हाँ, और लड़की को फिर उसके बाद टॉर्चर किया, और उसके बाद फिर जो भी हुआ होगा तो वो सब कांड किया था। तो वो रेप वेप नहीं हुआ था, इट वाज मोर लाइक अ पनिशमेंट। लड़की मर कैसे हाँ, तो मर ऐसे ही गई कि रॉड अंदर किसी को घुसा देगा तो बचेगा आदमी। तो रॉड घुसा ही दिया। हाँ, तो वो जो है इट वाज लाइक अ टॉर्चर, इट वाज नॉट अ रेप, ठीक है। इट वाज लाइक अ टॉर्चर, कि मतलब इसको समझ, इसको शांति नहीं मिल रहा है, जो बस में बैठी हुई है तो उल्टा पुल्टा हरकत दोनों कर रहा है सबके सामने पीछे बैठ के। तो ये, लेकिन अब इसको मीडिया में नहीं ज़्यादा किया गया कि महिलाओं के खिलाफ चला जाएगा बात, ठीक है, इसलिए इस सब चीज़ को बाहर मीडिया में ज़्यादा नहीं दिया गया, ठीक है। तो मीडिया में बना दिया कुछ से कुछ, और लोग समझे कि रेप किया है, रेप किया है। रेप वेप नहीं था, वो गलत अपने था, और उसमें जो लोग के साथ जब गलत था, कुछ गलत किया तो बढ़ के और वो लोग गलत कर दिया। वो लोग अपने मूड में रहता है, शाम को ड्रिंक विंक किए रहता है, तो उसी में लड़की मर गई, तो फिर ये लोग के खिलाफ कांड हुआ, फांसी उसी पड़ गया। तो ये हुआ था मामला, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ रेप। वो लोग देख रहा था, मना भी किया 1-2 बार, लेकिन दिल्ली जाके सबका दिमाग भी सनक जाता है ना, समझाने पर भी बाज नहीं आते हैं, क्योंकि मैं सामने देखा हुआ हूँ ना। वो तो पीछे कर रहे थे, एक बार बस में आ रहा था, आगे बैठ के ड्राइवर के पीछे बैठ के लड़का लड़की चालू थे, अब पूरी बस भरी हुई है, अब बस में लोग बात भी कर रहे हैं कि बताइए शर्म नहीं आ रहा है दोनों को, कि मैंने सब लोग बैठा हुआ है और उसके सामने सब कुछ कुछ कर रहा है। तो एक औरत, मतलब समझिए कि बस में बहस का मुद्दा बन गया, वो सब चुप के, और लोग को कोई खबर नहीं, अपने में डूबा हुआ है दोनों। हम सुन रहे हैं क्या खुसुर फुसुर सब बात कर रहा है, हम कहीं ऐसे ही अपना विचार में कुछ सोच रहे थे, सुन रहे हैं, तब कुछ बात सुन रहे, तब हमको मामला समझ में आया। एक आदमी से पूछे क्या बात चल रहा है, तब कहा कि दोनों देखिए ना नाटक कर रहा है, तो उसी के बारे में बातचीत चल रहा है। औरत एक कर रही है कि लड़की को ही मजा आ रहा होगा, तब ना ऐसे कोई लड़का कैसे छुएगा लड़की को सबके सामने, ये करेगा वो करेगा। तो उधर से सब कह रहे कि हमारे यहाँ होता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये कह रहा है कि रुको यही गाड़ी को आगे थाने में रुकवाओ, ये लोग को पुलिस को दे दो, सब बात चल रहा है, उन लोगों को कोई खोज खबर नहीं। तो फिर उस लोग को साथ कैसे किया गया? कुछ नहीं, छोड़ दिया, सब कहे क्या, खाली बोला उला, तब वही लोग कुछ उल्टा जवाब दिया, फिर अपना शांति से बैठ गया, आगे आया, उतर गया। ये माहौल चलते रहा लगभग 45 मिनट। 45 मिनट के बाद जब उन लोग को समझ में आया, कोई बोला उन लोग को कि तुम लोग तमीज नहीं है क्या, यहाँ बस में आगे बैठ के, वो भी सबसे आगे सीट पर बैठ के कर रहा है सबके, तब अरे क्या है कुछ बोल के फिर अपना जो है ये हो गया, उतर गया कहीं जो। अब पूरा बस में बहस चल रहा है, सरकार को सब दोष दे रहा है उसके लिए, ये सब सरकार का है, सरकार बढ़ावा दे देता है, लोग को कुछ बोलता नहीं, करता नहीं, पुलिस कुछ करता नहीं, इसलिए सबका मन बढ़ गया, कहीं भी कुछ भी करते रहता है।
ये वो कह रही औरत कि मेरा तो बेटी ऐसी करती तो उसका भाई सिर काट के ले आता जो। अरे बस में पूरा बहस चालू हो गया पॉलिटिकल। तो औरत कह रही है कि मेरा तो बेटी को ऐसे करती ना तो मेरा बेटा उसका सिर काट के घर ले आता। तो उधर से कमेंट कर रहा है, अरे ये सब खाली कहने का बात है, सबके घर में यही हाल हो रहा है। अरे पूरा बहस शुरू हो गया बस में। उसके बाद कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग तो बस में डिस्कशन और लोग चालू है आगे जो है, कोई पता नहीं है वो लोग को अपना। यहाँ से कमेंट हो रहा है, अरे सबके घर में तो सब कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं जी कोई कह के दिखा दे, मेरा सामने मैं कहती हूँ अभी रोकवा दूँ, बस मेरे घर में मेरा बेटा को कहूँगी, कहेगा मैं सिर काट के ले आऊँगा इसी बहन का। हम लोग का ऐसा ये नहीं है। देखो उधर से कह रहा है कि अरे सबके घर में मिट्टी का बर्तन, अब आजकल सबके एक ही हाल है। कहावत होता है कि सब जगह वही हाल है। फिर कोई कुछ, तब सरकार को सब दोष देना शुरू कर दिया है, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, सरकार इन लोग को बढ़ावा दे दिया है, कर दिया है, वो कर दिया है। कहाँ तक देखता रहेगा? हम क्या बताओ, हम सुन रहे हैं चुपचाप सबका क्या 45 मिनट तक बहस में पूरा, मैंने 25-30 लोग बस में चालू था बहस। कभी उधर से कोई बोले, कभी इधर से कोई बोले, तो वो कुछ बोले, वो आगे से लेडीज मोर्चा संभाली हुई थी, कड़ी ज़्यादा थी। नहीं मेरे तो बेटे होते तो वो काट के ले आते। ऐसा हम लोग के यहाँ है, बहन कोई निकल के तो दिखा दे ऐसे कुछ कपड़े में, हल्के कपड़े में जरा। मेरे बेटे तो ठीक किए रहते हैं हम बेटियों को जो। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा हुआ हूँ सब कि मैं फेस किया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ पीछे, यहाँ बैठ के चालू है दोनों बस में, मैं देख भी रहा हूँ। हम क्या कहें, हमको क्या मतलब है, करने तो जिसको जो करना है अपना समझेगा। तो इसीलिए तो क्या कहें, समाज में जो है ना, खैर आइए। तो जिम्मेदारी पर बात हुई कि जिम्मेदार आप माने जाते हैं 18 साल के बाद, उसके लिए वर्ड है नॉर्मल इंग्लिश में एडल्ट हम कहते हैं, और वो टेक्निकल उसको मेजर कहा जाता है, मेजर और माइनर। तो आप माइनर पहले होता था, फिल्मों में देखते होंगे कोई कोई फिल्म में कि अरे इसके वसीयत करके गए हैं कि जब 21 साल की हो जाएगी तब इसको संपत्ति सौंप दी जाएगी, तो 21वें बर्थडे पर उसको। तो वो कहने का मतलब होता था कि वो अब अपने लिए जिम्मेदार आप हैं स्वयं, अब आप जिम्मेदार हो गए। वो एज अब 18 साल हो गया। तो 18 साल से आपको वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है कि सरकार किसकी हो, क्या हो, नहीं हो, जो भी तरह का फैसला आप वोटिंग से करते हैं। बच्चा को कैसे दे दीजिएगा प्रॉपर्टी? मान लीजिए कि हम मरने वाले हैं? मान लीजिए कि हम अरे मरने ही वाले हैं तो बच्चा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है कोई चीज़, जब तक वो 18 कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं ना है, उसके लिए उसका गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है। जब ये लिखा है या तो 18 साल के हो जाए, हाँ तभी मिलेगा उसको, तब मिलेगा। हाँ। उसके बीच में कौन सा अकबर को क्या हुआ था, अब बच्चा अकबर को पहले उसका गार्डियन हेमू को न अपॉइंट किया गया था, बच्चे से वो राजा था लेकिन उसका गार्डियन था हेमू, जो सब हेमू करता था, क्योंकि वो उस समय 13 ही साल का था। 18 साल तक हेमू ने उसकी जगह पे सारा कामकाज संभाला, उसके बाद उसने अपना दिखाया, हेमू को हटाया वहाँ से, उसके लिए भी लड़ना पड़ा उसको। क्या कहता था कि हम नहीं होते? अरे किसी कोई कब्जा छोड़ना चाहता है, जो राजा की तरह शासन कर रहा था वो छोड़ना चाह रहा था कि अब हम हट जाएं, तो हेमू को भी इसने लड़ाई करना पड़ा। हेमू भी फौज लेके आया, लड़ा अकबर से, जब हेमू को हराया तब भागा वहाँ से। तो उसके पहले किसी को देख रेख का जिम्मेदारी सौंपा जाएगा ना? किसको? तो हेमू को ही ना सौंपा गया था। हाँ किसी गार्जियन को, किसी को जो रिलेटिव होता है, फैमिली होता है, उसको दिया जाता है, या कोई ट्रस्ट बना दिया जाता है तब तक, जो उसका प्रॉपर्टी का देखभाल करेगा। इतनी फिल्में तो बनी इसी चीज़, वही सब हड़पने में लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये है, आप कहे आपकी भाई बच्चा को सर नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि वो ही इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो नो लीगल एग्रीमेंट कैन बी डन विथ हिम। Legal agreement can only be done with a responsible member who can be held responsible for his actions.
आप 18 साल के बाद ही जिम्मेदार होते हैं और उसके बाद ही आप किसी भी करारनामे में बंध सकते हैं, कोई भी आपके साथ कानूनी रूप से कार्रवाई किया जा सकता है। तो आप बच्चे को कैसे दे दीजिएगा? हाँ, आप बच्चे को देना है तो आप करिए, उसके नाम करिएगा, लेकिन वो उसको 18 साल के बाद ही मिलेगा। तब तक आपका देखते नहीं फिल्मों में कि उम्र होते नहीं, उम्र हुआ तो अपना पैसा नहीं निकाल सकता है। खैर, तो यहाँ 61st अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि आपका वोटिंग एज जो है 21 से 18 ईयर्स किया गया। देन द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ये आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए किया गया। In this same period, there were some amendments clarifying and expanding the scope of reservations in jobs and admissions. तो पढ़ा है आपने, ठीक है ना, रिजर्वेशन का। After 92-93, an overall consensus emerged in the country about these measures, and therefore amendments regarding these measures were passed without much difficulty. तो 82nd अमेंडमेंट था जो रिजर्वेशन को लेके था, ठीक है ना। 82nd अमेंडमेंट मतलब तीनों थे, स्टार्ट हुआ था 77 से, ये तीन है, 77, 81 एंड 82। फाइनली 82 में जो है जो रिजर्वेशन दे दिया गया। नहीं, किसी भी तरह के लिए, जो चाहे बैकवर्ड के लिए हो चाहे किसी कटे, जो रिजर्वेशन है ये पूछेगा एग्जाम में? बिल्कुल पूछेगा। अरे नहीं पूछेगा, और क्या पूछेगा? आप देख लीजिएगा इसको क्या है एग्जैक्टली। रिजर्वेशन डैश बस 77, 81 एंड 82 अमेंडमेंट, 81 एंड 82 अमेंडमेंट। नाउ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, ठीक है, कुछ कंट्रोवर्शियल यानी जो विवाद का मुद्दा बने, विवादित मतलब सोसाइटी वाला सब बतंगड़ बना है। पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट एग्रीइंग। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, ये डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी, ये दोनों सिमिलर है। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? चर्चा में कंट्रोवर्स, कंट्रो बना कॉन्ट्रा से, कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट और वर्स मीन्स स्पीक, स्पीच, स्टेटमेंट। तो जो उल्टा बात जहाँ या तरह तरह का बात चलता है उल्टा विरोध में, तो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है कि जहाँ सब लोग कुछ का कुछ उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोवर्सी। उल्टा पुल्टा बोलना, हाँ, विवाद तो अलग से हो गया ना। तो विवाद वही चीज़ है। विवाद में क्या होता है, एक ही चीज़ को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाई मान लीजिए मैं आज कहता हूँ कि भारत को एक हिंदू देश डिक्लेयर कर देना चाहिए, कोई कहेगा क्यों, मुस्लिम देश क्यों नहीं कर देना चाहिए? कोई कहेगा क्यों खाली हिंदू देश क्यों, सिखों का देश होना चाहिए, हिंदू और सिख कर दो। कोई बोलेगा ये सेक्युलर कर दो, हिंदू देश कहाँ से हो गया? सब अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कंट्रोवर्सी। ये दोनों मतलब कि एक ही वर्ड है ना, डिस्प्यूट चाहे कंट्रोवर्सी। डिस्प्यूट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, समझ गए? ठीक है ना। डिस्प्यूट जनरली दो पक्षों के बीच होता है, ठीक है, और डिस्प्यूट जो होता है वो जनरली वो मतलब कानूनी चीज़ों को लेके होता है, समझ गए? समझ गए, डिस्प्यूट तो जान गए, हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सी मतलब तरह तरह का बातें हाँ, बनाना, कोई भी बना सकता है। कंट्रोवर्सी है कि मान लीजिए कल को मोदी कह देते हैं कि सबको खादी पहनना है। अब इस पर कोई कहेगा हमको खादी क्यों पहने, हम जीन्स पैंट पहने। कोई कहेगा हम तो क्यों, बयान सब तरह का दैट इज कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, आवर डिस्कशन सो फार शुड नॉट क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट देयर हैज नेवर बीन एनी कंट्रोवर्सी ओवर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे हैं
कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो कॉन्सेंसस से हुए, यानी सब पार्टीज की राय बनी कि ऐसा हमें कर देना चाहिए, तो बदलाव हो गया संविधान में। लेकिन इसका मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अमेंडमेंट्स में कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, किसी अमेंडमेंट के लोगों ने खिलाफत नहीं किया, तरह तरह का बात नहीं किया। ऐसा थोड़ा हो सकता है। In fact, amendments during the period 1970 to 1980 generated a lot of legal and political controversy. 1970 से 80 के बीच में जो अमेंडमेंट्स हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा विवाद पैदा किया। The parties that were in opposition during the period 1971 to 76 saw many of these amendments as attempts by ruling party to subvert the constitution. ध्यान दीजिए, तो 71 से 76 तक जो अमेंडमेंट हुए उसमें कई जो अमेंडमेंट्स को पार्टी इस तरह देख रहे थे कि ये रूलिंग पार्टी जो है, चूंकि उसको स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है, तो वो संविधान को जो है नकारा बना देना चाह रही है, उसमें बदलाव करके। इन पर्टिकुलर the 38th, 39th and 42nd amendments have been the most controversial amendments so far. तो इन तीनों को आप पता कर लीजिएगा क्या क्या था, ठीक है। आपको वेबसाइट मैंने दिया था अमेंडमेंट्स का, अमेंडमेंट्स का लॉ मिनिस्ट्री का वेबसाइट था। PRS तो था वो बिल को लेके ना, पहले का अमेंडमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ वेबसाइट आपको दिया था, हम शेयर कर देंगे। आप लोग सब भूल जाते होंगे, दिखाए थे उस दिन, इसलिए आप लोग को वेबसाइट खोल के दिखाए थे। लेजिस्लेटिव देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डालिएगा तो अपने आप आ जाएगा, legislative.gov.in, ठीक है ना। इसमें हम शेयर कर देंगे, आप लोग को बताते हैं जी, इतना काम का चीज़ आप लोग भूल के तैयार रहते हैं। एग्जाम के पहले आप बताए थे, UPSC एग्जाम के पहले बताए। legislative.gov.in बस इतना ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में आपको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लिंक है, इसमें जाइएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 to 106 पूरा आपको मिल जाएगा टेबल, जिसको देखना है देख सकते हैं। प्रीएम्बल और legislative.gov.in इतना ही लिखना होगा ना गूगल पे जाकर। शेयर कर दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ आप अमेंडमेंट देखिए, जैसे यहाँ हमने क्लिक किया इस पर, देखिए यहाँ क्लिक किए इसको, तो ये देखिए 1 से 101 तक का एक है, और 102 के बाद का इधर देखना है। इसको क्लिक किए, आ गया आपका लाइन से ऐसे। अब जिसको जैसे क्या कौन सा देखना है, 38, 38, 39 यहाँ दिया हुआ है, उसको खोले, यहाँ देखिए खुल गया उसका। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के समय में आर्टिकल 123, यानी ये प्रोविज़न है, ये इसका ऑर्डिनेंस का, प्रेसिडेंट का। 213 ठीक है, गवर्नर का है, ऑर्डिनेंस का। देखिए, रिस्पॉन्डिंग पावर्स एंड कॉन्फर्ड टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 में गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने का है। ये दोनों आर्टिकल में बदलाव था। 239B में 352 स्टेट में नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 359 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये
सब में पूरा बदलाव किया गया इस सब में। ये पूरा आर्टिकल इसमें देख लीजिएगा क्या क्या है, 4 पेज का है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। सब अमेंडमेंट दिया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट में देखिए कितना सारा में ये हुआ, ठीक है। ये सब बहुत, इसको देखिए डिटेल खोल के सब। ठीक है, उसको देखेंगे आज। इसको 38, 39 और 42 याद तो कीजिएगा। हाँ, 38, 39 एंड 42 अमेंडमेंट्स हैव बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सो फार। अभी तो कभी बहुत विवाद होता है, बीजेपी वाला भी करता होगा। उस समय हुआ अभी था, तो ये सब करता है। अब किस लिए अब करेगा, कब का सब पास होकर संविधान का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो देखिए, आपको तो इतना बताइए जी, हम ऑनलाइन सामने आपको दिखा भी देते हैं सब चीज़, हैं, कितना बढ़िया आपको फैसिलिटी। These 3 amendments were made in the background of internal emergency declared in the country from June 1975. तो ये इमरजेंसी के समय ये अमेंडमेंट लाए गए थे। जून 1975 से इमरजेंसी लगी थी 77 तक। दे सॉट टू 70 नहीं, 1 साल के लिए लगा। दे सॉट टू मेक बेसिक, हाँ 1 साल से कुछ ज़्यादा के लिए लगा था। They sought to make basic changes in many crucial parts of the Constitution. तो इन्होंने इन जो अमेंडमेंट्स में जो थे वो बहुत सारे आर्टिकल्स में जो कि संविधान के बेसिक इंपॉर्टेंट वहाँ बदलाव किया। The 42nd amendment was particularly seen as a wide-ranging amendment affecting large parts of the Constitution. एक काम करिएगा अभिषेक, आप पहले आज ये सब अमेंडमेंट पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको। नंबर बता दीजिए, 38, 39 और हाँ 42। नहीं 38, 39 यही नहीं, आपको 24 बता रहे हैं कौन से याद करना है आप, क्योंकि यही आपको लिखना होगा। सवाल जो बेसिक स्ट्रक्चर पे आता है या फंडामेंटल राइट्स पे आता है, जो अमेंडमेंट हुआ है, तो ये सब अमेंडमेंट आपको वहाँ मेंशन करना होगा। और उसके लिए आप जानिएगा, तभी यहाँ हम खाली 2-4 लाइन में समझा देंगे, आप उसको नहीं फिर लिखना होगा मेंस में। तो आप जो है देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट, हाँ राइट फ्रॉम फर्स्ट अमेंडमेंट, हाँ फर्स्ट, 17th, 24th, ठीक है, 38, 39, 42, 44, ठीक है। इसमें ये तो आपको मतलब बिल्कुल ही याद रखना होगा। इसमें इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ था, ठीक है। तो हाँ, लेकिन इतना कम से कम पढ़ के आइए, तब आप इसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल देखिएगा क्वेश्चन या तो फंडामेंटल राइट्स पे या बेसिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आ ही रहा है। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, और फुल क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आपको 500 शब्द लिखना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ है। अरे अलग चीज है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी इसी में, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसमें जुडिशियल रिव्यू भी आता है। ये जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग-अलग है। मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये जज का फैसला, भाई न्याय करने का तरीका, किस किस चीज पे फैसला सुनाया जा रहा है, किस तरह से रिव्यू कर। देखिए क्लियर नहीं है आपको, कंसेप्ट नहीं समझे हैं कि क्या हुआ है। जुडिशियल रिव्यू का जो मतलब है कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो जो जुडिशरी है वो उसकी जांच कर सकता है कि क्या वो संविधान के अनुसार बना है कि नहीं बना है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी के द्वारा रिव्यू, जुडिशरी के द्वारा उसकी जांच। हाँ, तो कोई भी जो कानून बनाया है या कोई भी फैसला लिया है या सरकार का कोई कार्य है, तीनों चीज़ आता है। कानून भी आएगा, कोई फैसला भी आएगा, कोई उसका एक्शन भी आएगा। तो एनी एक्शन, एनी डिसीजन और एनी लॉ मेड बाय, तो रूल और एक्शन तो सरकार का होगा।
लॉ कौन बनाएगा? वो लेजिस्लेचर बनाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, यानी एग्जीक्यूटिव की हो या लेजिस्लेचर की हो, वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसको जांच करने का अधिकार है जुडिशरी को। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसके आधार पर अगर जुडिशरी पाती है कि दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, तो चाहे वो सरकार का फैसला हो, सरकार का कोई एक्शन हो या लेजिस्लेचर का कोई कानून हो, उसको वो कैंसिल कर सकती है, रिपील कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है जुडिशरी। इस पावर को, इस राइट को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। And this is considered as, this has been considered as a basic feature of our constitution। तो ये बेसिक फीचर एक है ये इस संविधान का, जुडिशियल रिव्यू। तो जब आप बेसिक फीचर्स, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां जुडिशियल रिव्यू तो आपको बताना ही बताना है, और उसी को लेके तो सारा चला है भाई। सरकारों में या पार्लियामेंट में और कोर्ट में किस बात पर, अभी किस बात पे बहस चल रहा है? इसी बात पर न चल रहा है कि भाई राज्यपाल ने कोई एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? कि बिल को पेंडिंग कर दिया, और पेंडिंग पहले किया नहीं बहुत दिन तक क्लियर, उसके बाद बोला जो है रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद फिर आया तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमने ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा हुआ। इट वाज एन एक्शन ऑफ द गवर्नर। उसकी जांच किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वेदर दिस एक्शन इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जांच में पाया कि भाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि पहली बार आप रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपके पास गया तो आपको साइन ही करना है। गवर्नर के साथ भी वही बनता जो प्रेसिडेंट हाँ। के साथ बनता है। तो आप दोबारा में प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपने नहीं रख सकते, हाँ दूसरे अटेम्प्ट में नहीं। हाँ, तो आपने चूंकि दूसरी बार में आपने रिजर्व किया है तो दिस एक्शन इज इलीगल, ये कानून के खिलाफ है। पहला बार में या फिर वो रिटर्न कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, हाँ, लेकिन दूसरा बार में इस तरह का कोई पावर नहीं है। तो इसीलिए आपका जो कदम है वो गलत है, आपका जो कार्य है वो आपने गलत किया है, और इसलिए इस बिल को पास माना जाएगा। इसलिए गवर्नर के साइन न होते हुए भी वो कानून बन गया। तो जुडिशरी ने क्या किया कि जो एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन था उसका जांच किया और पाया कि वो गलत है, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए दैट इज इनवैलिड, तो वो कानून बन गया। तो बिना साइन के भी काम हो रहा है। तो इसी पर न बहस चल रहा है कि वेदर जुडिशरी, अब लोग क्या कह रहे हैं कि जुडिशरी को अधिकार नहीं है सब राष्ट्रपति को कुछ कहने का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कैसे नहीं अधिकार है भाई? संविधान में लिखा हुआ है कि वो है। तो इसीलिए यही बोले दिस इज जुडिशियल रिव्यू। उसको एक मिनट, सुनो ना, पहले बात कर लेते हैं, निकल जाएंगे। अरे जहाँ जाना है। तो so this is the judicial review. Judiciary can test any action, any decision of the executive or any law, any law passed by the
लेजिस्लेचर। धनखड़ साहब का तो कुछ काम है नहीं, तो फिर कुछ क्या जरूरत उनको बोलने का? उनके पास नियम कानून बना सकते हैं। बिना काम के लोग क्या करते हैं? ना प्रेसिडेंट, प्रॉपर प्रेसिडेंट है, प्रॉपर प्रेसिडेंट भी तो नहीं है, ना एमएलए है, ना स्पीकर है, ना कुछ है, ठीक सांसद है, में कोई काम कर तो नहीं है। हाँ, तो जुडिशियल रिव्यू यही है, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर है कि भाई जुडिशरी किसी भी कदम का किसी का रहेगा, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, उसकी वो जांच कर सकता है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, उस तो अभी आपने देखा कि जो हमने पढ़ा 24th अमेंडमेंट, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई पार्लियामेंट सॉवरेन है और उसका अमेंडमेंट को कोई जांच नहीं कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो उसको क्या किया, उसको मिनर्वा मिल्स केस में इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। तो यही इस समय ये चल रहा था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि अरे कहाँ से कहाँ चला गया, अच्छा हाँ। सो ठीक है ना, द 42nd अमेंडमेंट वाज पर्टिकुलरली सीन एज ए वाइड रेंजिंग अमेंडमेंट अफेक्टिंग लार्ज, अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसी में जो है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लेके सरकार की सोच थी कि भाई हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जुडिशरी का था कि नहीं, आप बदलाव करने की शक्ति आपको है, लेकिन आपको संविधान के सीमा में रहना है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको नहीं आपको छेड़खानी कर देना है कि मतलब आप पूरा फेल ही कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसा आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, और आप कोई भी बदलाव करेंगे तो हम उसकी जांच करेंगे और हम ये बताएंगे कि कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं करता है, और अगर ऐसा होगा तो उसको हम इनवैलिड भी कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है, ये जो अमेंडमेंट्स आपको बताए, ये शुरुआत हुआ था फर्स्ट से ही, आपको पता है शुरू हो गया था जमींदारी कानून को लेके। हाँ, तो फर्स्ट जो था 17th, 24th, 38, 39, 42, 44, इन अमेंडमेंट्स को आपको मैंने लिंक बता दिया है वेबसाइट, वहाँ से पढ़ के आइएगा। ये आपका आज का टास्क रहा। हाँ, इसके बाद हम लोग कल इन डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे कि कैसे कैसे अमेंडमेंट किस बातों को लेके हुआ, उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको हर साल वहाँ क्वेश्चन आ रहा है उस पर, ठीक है। दूसरा चीज़